स्कूल गेट के पास वो सो के और प्रणाम करके और फिर कपड़ा झाड़ के और गेट के अंदर आएंगे। वो लड़का अभी बीपीएससी कंप्लीट किया, अभी महेशानंद बरिशवन का एडमिशन के लिए पोस्टर चिपकाने के लिए मैं स्कूल के विषय में बताना शुरू किया। मैं ब्रीफ केस में लेता था, स्कूल का पोस्टर ले लिया था, दोपहर का खाना ले लेता था उसमें, और हम लोग निकल जाते थे आपके दरवाजे पे जैसे पोस्टर चिपकाया खुद से, और फिर आपका दरवाजा खटखटा के आपको स्कूल के विषय में बताना शुरू किया। ऐसा है, आप अपना भेजिए और हमारा ये है, वैसे है, वैसे है। फिर 2003 हाई स्कूल में मिट्टी थी बच्चों का, भाई गंदा नहीं हो तो पानी डाल के और झाड़ू वूड़ू मार के बेंच उन साफ करके सारा कुछ किए हैं। जिस समय घंटी मार के और फिर उसको इधर भेजते थे। मेरा जिंदगी का सबसे गोल्डन टाइम था जब मेरे को जिंदगी के प्रत्येक कदम पे सीखने को मिला और मुझको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया कि और पेरेंट्स को मेरा ये निमंत्रण भी होगा आपके माध्यम से, जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं, वो आके विद्यालय में किसी भी सब्जेक्ट के टीचर का इंटरव्यू कर सकते हैं कि किस लेवल के टीचर को चूंकि एक टीचर को आपको हायर तो करना है, सैलरी तो देना ही है, लेकिन आप टीचर को चूंकि बड़े इगोइस्ट कास्ट होता है तो वो उस फैकल्टी को शहर से आए हुए लोग हैं, देहात में रखना है आपके बच्चे के लिए, आप बच्चे के साथ कैसे प्रॉपरली बिहेव करें, ये सब 100 में 100% वसूली पा सकते हैं। अगर ऐसा भी मान लिया जाए कि जो आप फीस देते हैं उसकी 100% वसूली तो कम से कम आपका लेना ड्यूटी बनता है, और हम देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा लेने के लिए तैयार हो जाइए तो हमें देने में बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में इंसान का जन्म केवल देने के लिए होता है, लेना तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ ज्ञान स्थली शाहपुर में, और ये शाहपुर का बहुत ही पुराना प्राइवेट स्कूल है। हमारे साथ बात करने के लिए पूरा स्कूल के बारे में स्कूल के संस्थापक विनोद तिवारी जी हैं, और चलिए मैं बातों का सिलसिला शुरू करता हूं और क्या उद्देश्य है इस स्कूल का स्थापना ये किए थे, इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। सवाल यही है कि हम लोग आज थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे स्कूल के बारे में कि क्या सोच करके आप इस स्कूल का स्थापना किए थे और कब स्कूल का स्थापना किए थे। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आप ये बताइएगा कि किस उद्देश्य से इस स्कूल की स्थापना किए थे और वो साल कौन था। साल 25 दिसंबर 1993 को पहली ईंट रखी गई थी ज्ञान स्थली के निर्माण में, और 8 अप्रैल 1997 को पहला दिन क्लास चला था ज्ञान स्थली। फिर अनुभव की कमी के कारण 2 सालों तक स्कूल को कंटिन्यू हम लोग रख पाए, उसके बाद स्कूल को कंटिन्यू नहीं रख पाए, स्कूल बीच में बंद हो गई। फिर 2001 से इस विद्यालय का पुनरुत्थान हुआ। 2001 से फिर क्लास 5 तक के बच्चों का नामांकन लेके इस विद्यालय को शुरू किया गया, और उसके बाद ये विद्यालय आज 10+2 भारत सरकार से, नई दिल्ली से, CBSE से कंसर्न है, संबंध एफिलिएटेड है। 2001 से और विद्यालय की जर्नी जो जिस उद्देश्य से मैंने किया था, क्योंकि मैं यही गांव का रहने वाला हूं, शाहपुर का ही रहने वाला हूं, और पढ़ाई का एक वातावरण बने, और चूंकि उस दौर में मेरी भी बेरोजगारी थी, मेरे परिवार में सब लोग नौकरी करने वाले लोग थे, जितने भी पिताजी थे, चाचा थे, तो नौकरी के प्रति लोगों की, मेरे परिवार की जो मानसिकता थी वो मेरे को पता था। मैं घर में बातें होती थी, मेरे को लगता था कि ये लोग सारे लोग नौकरी, 6 लोग भारत सरकार की नौकरी करते, और मेरे पिताजी और मेरी बड़ी माँ भी, 4 अंकल, पिताजी और बड़ी माँ भी। तो जब भी बात करते थे तो हमको लगता था कि ये लोग बड़ी निराश हैं अपने जिंदगी से। तो मेरे को नौकरी से बड़ी एलर्जी हो गई थी। तो मेरे को लगा कि हमारे इलाका में कोई ऐसा अच्छा स्कूल, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की जाए तो क्षेत्र का भी भला होगा और मैं एंगेज भी हो जाऊंगा। तो इस उद्देश्य के साथ अपने एंगेजमेंट और क्षेत्र के बेटरमेंट के लिए, शाहपुर गांव और इसके अगल बगल के गांवों के अच्छाई के लिए, क्षेत्र में शिक्षा का विकास होगा, क्योंकि शिक्षा का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है। उसके बाद ही आपको जो जितना भी विकास करना होता है,
या होना होता है वही होता है। लेकिन शिक्षा का विकास सबसे जरूरी है। अगर शिक्षित नहीं होगा इंसान तो फिर वो विकास को समझ ही नहीं पाएगा। तो लोगों को शिक्षित करने के लिए जो भी मेरी समझ थी, मैं भी बहुत ज्यादा शिक्षित तो था नहीं, लेकिन मैं इस स्कूल की स्थापना के साथ मैं भी अपने को शिक्षित किया और जो भी लोग आते रहे तो उन लोगों के साथ पढ़ना और पढ़ाना। ऐसा नहीं कि मैं अगर टीचर की भूमिका में हूं तो मैं केवल खुद पढ़ा रहा हूं, मैं उन बच्चों से जो आ रहे हैं तो उनसे भी पढ़ रहा हूं कि कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनके मम्मी पापा का बैकग्राउंड क्या होगा, क्योंकि एक बच्चा तो अपने पूरे परिवार का परिचय दे देता है। तो उस बच्चे के माध्यम से किस लेवल पे इसको बताना होगा, किस लेवल पे समझाना होगा, घर में जाके फिर मम्मी पापा की बात मानेगा कि नहीं, बहुत तरह तरह की चीजें थी। तो उसमें मैंने बच्चों के साथ एक चीज काफी सीखने को मिला कि बच्चों को अगर ईमानदारी सिखा दिया जाए, उनको ऑनेस्ट बना दिया जाए, तो फिर वो बच्चा जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सक्सेस करता ही है। भले ही थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ABCD में मार्किंग कम आ गया, 90% नहीं लाया, 70% ही लाया, लेकिन वो फिर लाइफ में कभी फेल नहीं करता है। तो इस विद्यालय का उद्देश्य था अपनी बेरोजगारी दूर करना और लोगों की शिक्षा, लोग हमारे क्षेत्र के जहां हमारा जन्मभूमि है उस वहां के लोग शिक्षित हो, अगला पीढ़ी शिक्षित हो। तो इस दो उद्देश्य के साथ मैंने विद्यालय की स्थापना की और मैं अपने उद्देश्य में काफी सबसे सफल भी रहा। आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा। वैसे एक और ये सवाल है कि जब आप शुरुआत करने की सोच रहे थे कि आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि शाहपुर विधानसभा में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, अच्छा प्राइवेट स्कूल नहीं है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ 95, 97 और 2001 की जब हम लोग बातें कर रहे हैं उस समय की, तो उस समय लगा था कि एक दिन विद्यालय इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस समय भी आप जानते थे कि जो भी पहले के जो बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूल में कम और सरकारी स्कूल में ज्यादा पढ़ा करते थे। मतलब जो भी लोग थे, पेरेंट्स भी चाहते थे कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। आज वाली स्थिति नहीं है। 9 बजे उस समय क्लास लगता था तो 4 बजे के बाद ही बच्चे घर जाया करते थे। आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ये सब कुछ जानते हैं। तो क्या उस समय ये उम्मीद आपको थी कि एक दिन इतना बड़ा विद्यालय बन जाएगा? और नहीं, ईमानदारी की बात ये है कि उम्मीद तो इतना बड़ा नहीं था, इतना बड़ा पिक्चर नहीं था दिमाग में उस समय। उस समय ये जरूर दिमाग में था कि ये विद्यालय जो मैं खोलूंगा ये चलेगा जरूर। पिक्चर इतना बड़ा नहीं था, चलेगा, चूंकि ये समझ रहा था, चूंकि घर में चूंकि नौकरी वाले लोग थे तो छुट्टियों में गांव आते थे तो उनका शहर से एक जुड़ाव था। मैं भी क्लास 8 तक धनबाद, सिलीगुड़ी जगह जगह पिताजी के साथ रह के पढ़ा था, तो वहां का वातावरण इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए था। अब ये चीज समझ में आती थी कि चलेगा, इसका फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ जरूरत है। अब इसमें कोई साहस नहीं करता था, नहीं, क्योंकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, बहुत तरह की सुविधाएं देनी पड़ती है, और इसका निर्माण ही हमने किया था CBSE के मापदंडों को मान के। जैसे हमारे यहाँ जितने भी क्लासरूम हैं वो सारे 500 स्क्वायर फीट के क्लासरूम। CBSE का मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप जिस क्लास में बच्चा बैठाइए उसमें 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। एक पार्टिकुलर बच्चे के लिए उसने स्क्वायर फीट एरिया तय करके रखा है कि आप स्कूल चलाते हैं तो अगर क्लास में बच्चा बैठा है तो उसको इतना स्क्वायर फीट कंफर्ट जोन आपको देना होगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन ही पूरा किया इसका, एक आर्किटेक्ट के पास गया, इससे नक्शा बनवाया, फिर उस नक्शा को लाके एक इंजीनियर के साथ इसको मूवमेंट शुरू किया। मैंने बड़े लेवल पे शुरू ही किया। हाँ, अपनी समझ नहीं थी, अपने को ज्यादा नहीं जानता था, अपनी कैपेसिटी का पता नहीं था, लेकिन ड्रीम, मैंने सपना देखा था कि एक विद्यालय यहाँ इस क्षेत्र में हो, और ऊपर वाले की दया से हमारा ड्रीम सक्सेस भी हुआ। और आज फिर अब इसको और अच्छा करने का प्रयास में हम लोग लगे हुए। 12th क्लास तक तो हो गया है। शुरुआत में कितने क्लास तक था? शुरुआत में क्लास 5 तक ही था, और फिर जैसे जैसे बच्चे 5 से 6 हुए, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके क्लासेस हुआ। 2016 में हमको मान्यता मिली CBSE से 10 तक, और फिर 2019 में हमको जाके 12 की मान्यता मिली। क्या और इसके ब्रांचेज हैं या एक ही ब्रांच है? नहीं, ब्रांच का कभी सोच नहीं था, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अब प्राइवेट स्कूलों में लोगों को ये लगता है कि भाई ये प्योर बिजनेस है। मैं इसको बिजनेस तो, चूंकि मेरी भी बेरोजगारी थी, दूर करने का ऑब्जेक्ट था, तो बिजनेस तो है, लेकिन मैं हमेशा इसमें सेवा भाव भी रखा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी दौर आया कि आपके पास टीचर की कमी हो गई,
या फिर ऐसा भी दौर आया कि बहुत सारे टीचर आपके साथ ज्वाइंट करके और आपसे मतांतर होने के चलते एक दिन बोल रहे हैं कि हम कल से नहीं आएंगे पढ़ाने। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डिजास्टर, कभी कभी स्कूल को चलाने में जो डिजास्टर फेस करना पड़ता था, नहीं आती थी। बस का किराया का बस है, वो चला गया है साटा करने और स्कूल को बता दिया कि मेरा पंचर हो गया है, मैं आ नहीं सकता हूँ। तो उस दौर में जब विद्यालय को फिर बच्चा जिनका आया है उनको घर भी भेजना है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आपने बिल्डिंग में बना दिया। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई कि इस विद्यालय के संचालन के लिए मेरे को याद है कि मैं जब घर में रात को कभी 8 बजे भी जाके घर में ब्रश करता था। मैं सुबह निकलते थे, सुबह अर्लियर 4 बजे निकलना होता था। और 4 बजे निकलना इसलिए होता था कि कभी गाड़ी की सूचना आ गई, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट से व्यवस्था थी, नैनीजोर से बच्चा लाना है मान लीजिए, और नैनीजोर वाली गाड़ी ने सूचना कर दी कि मेरी गाड़ी पंचर है। अब दूसरा गाड़ी वहां उस दिन आपको सर्विस में भेजना है। दूसरा गाड़ी वाला उस जगह को जानता नहीं है, दूसरा कोई जानता नहीं है कि कहां कहां से बच्चे आते हैं। तो उस गाड़ी के साथ आप गए वहां, बच्चों को आपने पिक किया, और फिर पिक करने के बाद जब स्कूल में आए तो स्कूल टाइम हो गया है। अब आपको पता लगा कि 3 टीचर एब्सेंट हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको क्लास के साथ कंटिन्यू होना पड़ा। तो क्लास के साथ आप कंटिन्यू हो गए, छुट्टी हो गई तो पता लगा कि वो नैनीजोर वाली गाड़ी तो आज आई नहीं है, अब उसको छोड़ना है, और आपके पास पैसे नहीं है कि आप बाजार में जाइए गाड़ी को हायर करने के लिए। तो पता लोगों को लगता था कि ज्ञानस्थली का है, तो अगर 150 रुपया भाड़ा है तो डिमांड करते थे 1000, और आपके पास वो 1000 है नहीं। तो मेरे पास एक राजदूत मोटरसाइकिल होती थी, और मैं उन मोटरसाइकिल पे 5-5 बच्चों को बैठा के ऐसे भी समय आए कि मैं ब्रश नहीं किया हूं सुबह से, और 8 बजे रात को इस पूरा बाजार में पहुंच रहा हूं और गार्जियन को बच्चा दे रहा हूं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो गार्जियन किस भाषा में हमसे बात करेगा जिसका बच्चा आप सुबह लिए हैं और 8 बजे रात को लौटा रहे हैं, और हमारा रूटीन है कि हमने ब्रश सुबह से नहीं किया है। तो ये स्कूल जिंदगी को जीना सिखा दिया। कभी वहां पर आप बताते नहीं थे उन कैसे? अब तो कि ये स्थिति है, ये हो गई थी, अभी तक कभी किसी से बोले हैं कि नहीं कि मैं अभी भी ब्रश नहीं किया हूँ, रात के 8 बज रहे हैं जब? नहीं, कभी नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। घर में आके जब करता था तो पत्नी अलग बैठ के दुखी होती थी, माँ अलग बैठ के दुखी होती थी, तो कभी किसी से बोला नहीं। चूंकि अब तो वातावरण नहीं था ना, माफी हाथ जोड़ के खड़ा होने के अलावा उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं रहता था कि अब जिनके बच्चा 8 बजे रात को आप पहुंचा रहे हैं, सुबह लिए हैं, तो अब उसमें ये इसके अलावा कोई बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो फिर वहां बोलने का कोई मतलब नहीं था, फिर घर भी लौटना था। तो ये स्कूल जीना सिखाया। और आज भी जब भी मैं क्लास तो लेता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन रूटीन में कभी कभी कोई टीचर एब्सेंट हो गया तो जिस भी क्लास में जाता हूँ उस लेवल में जो समझ में आती है, मतलब 1 से 12 तक किसी भी क्लास में, हाँ, बच्चे को क्या है नहीं, मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ। मेरी सब्जेक्ट, मैं बच्चों के बीच में जाके भी बोलता हूँ कि देखो भाई, मेरे को सब्जेक्ट की पकड़ तो नहीं है, मैं अंग्रेजी, मैथ, साइंस आपको नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको जिंदगी की जो अनुभव किया हूँ, बाल पकाया हूँ दुख में, इसके विषय में आपको जरूर पढ़ाऊंगा, और अगर ये आप पढ़ लेंगे तो फिर ये आपको बहुत बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ने में हेल्प करेगा। तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि पढ़ना कैसे चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारा चूंकि क्षेत्र है, नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले, किसान लोग हैं। वो चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या काम उनको खुद करना पड़ेगा, ऐसा वो सोचते नहीं, सोच नहीं पाते हैं। उनका अपना रूटीन है, अपना शेड्यूल है। परिवार में जो बड़े लोग हैं, दादा पिताजी, उनको जैसे करते हुए आए हैं उस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं। अब हमारा अनुभव है, अभी जैसे मैं अभी स्कूल में बैठा हूं, तो अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एक हाफ-ईयरली एग्जाम खत्म हुआ है, तो एक लिस्ट बनाया कि भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका परफॉर्मेंस एज पर टीचर, क्लास सब्जेक्ट टीचर के हिसाब से कितने ऐसे टीचर हैं जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा है। तो आप माने 1400 बच्चों में आपका 269 बच्चे ऐसे निकले, और 269 बच्चों को फिर हमने अपने जो हमारे सीनियर टीचर, फाउंडर, ऐसे भी टीचर हैं हमारे साथ जो हमारे साथ वो 2001 के दौर से 24 सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे हिंदी डिपार्टमेंट जो देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं। तो अभी बीपीएससी वाली बहाली हो गई तो 8 टीचर की जॉब हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, तो वो चले गए। अच्छी बात है कि आप ही के विद्यालय से 8 टीचर बीपीएससी की नौकरी, अब शिक्षक बन गए। नहीं, उन्होंने यहाँ पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात करें
तो हर कोई चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी करूं और यहीं सेवा दे करके अब वो सरकार की सेवा करेंगे। नहीं, सरकारी नौकरी में तो चले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिली। उन्होंने जो संस्थान के लिए किया भी, जब संस्थान में भी थे तो उनका टोटली डिवोशन संस्थान के प्रति था, जिनकी जितनी भी उनकी समझ थी। और उन्होंने कितने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को बनाया भी स्कूल में, ऐसे भी लोग हैं। 23 साल से मेरे साथ एक शुरू के दौर से ही हमारे एक सर थे, तो वो भी, उनका भी हो गया। तो अभी हमारे यहाँ से सैकड़ों लोगों का एयरफोर्स ने भी, क्योंकि हमारी मानसिकता बड़ी है नहीं और ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल से जितने भी बच्चे होते हैं, निकलते हैं, तो सबसे ज्यादा पहला उनका जो टारगेट भी होता है तो एयरफोर्स नेवी ही होता है कि 16-17 साल की उम्र में हम निकल रहे हैं और नौकरी तुरंत मिल जाती है। क्यों होता है, ये क्वेश्चन है कि उनका टारगेट एयरफोर्स नेवी ही क्यों होता है। कई सारे गार्जियन हैं जिनको मैं बुला के, मेरे खुद के अंकल का एक लड़का, मेरा भाई लगेगा, उसको, उसके गार्जियन के पास में गया। मैंने उनसे कहा कि देखिए आपका बेटा यूपीएससी मटेरियल है, आईएएस मटेरियल है, इस पे थोड़ा सा काम कीजिए और थोड़ा सा डेयरिंग कीजिए, साहस बनाइए। तो उनकी सोच छोटी थी। एयरफोर्स ने भी वो जितना एग्जाम दिया डिफेंस का, सब में क्वालिफाई कर गए, केवल बस उसका मेडिकल अनफिट हो जाता था। बाद में पोस्ट ऑफिस की नौकरी पकड़ के अभी पटना में पोस्टेड है। तो शुरू से हमारे स्कूल से ही पढ़ा। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, मतलब जो हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जो ये थोड़ा सा अपने बच्चों को उस तरह से देख क्यों नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा जो है किस मटेरियल का है, क्या कर सकता है, इसका भविष्य कहाँ जा सकता है। क्यों वो छोटी नौकरी के पीछे ही भागते हैं, जैसे मतलब सिपाही लेवल की नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? देखिए, एक तो इसको कहेंगे कि लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। अब चूंकि जिस माहौल में आपका परवरिश होगा, नहीं, अब उस माहौल में ही आपको, उस माहौल के हिसाब से ही आपको सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। उसमें अगर शिक्षा की भी कमी है आपके पास, आप पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया से नहीं किए हैं, दुनिया को नहीं देख रहे हैं, तो अभी आज तो आईटी का युग है, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब, टीवी, ये सब आने लगा। उस दौर के गार्जियन थे, अभी के बच्चे नहीं करेंगे। अभी के बच्चे आपका देखिए, बड़े बड़े सोच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ लड़का, 3 भाई एक साथ हॉस्टल में एडमिशन करा के रखते थे उसके। हमको याद है, वो दादाजी उसके आते थे तो स्कूल गेट के पास वो सो के और प्रणाम करके और फिर कपड़ा झाड़ के और गेट के अंदर आएंगे। वो लड़का अभी बीपीएससी कंप्लीट किया, अभी महेशानंद बरिशवन का। उसका छोटा भाई कृष्णा, हम लोग देखे हैं उसको ऐसे ऐसे बड़ा होते हुए। ये भी तो एक उपलब्धि है इस विद्यालय के लिए कि यहाँ के एक जो स्टूडेंट है वो बीपीएससी क्लियर कर लिया। नहीं, एकदम उपलब्धि है। उसने, महेशानंद ने खुद बताया व्हाट्सएप करके। मतलब पता नहीं था? नहीं, हमको पता नहीं था, वो मैसेज किया। उसने मैसेज किया और स्कूल को थैंक यू बोला उसने। और फिर उसने बात भी की कि सर, वहां जो बेस हम लोगों का बना, जो हमारे परिवार का पूरा जनरेशन ही बदल दिया। हम लोग जिस हिसाब से, जिस ईमानदारी से हमारे टीचर हम लोगों के साथ डील करते थे, हमसे बात करते थे, जो अपनापन दिखाया काम में, वो हम लोगों का सोचने का तरीका ही बदल दिया सर। हमारे पिताजी एक्स आर्मी पर्सन थे, हमारे दादाजी भी एक्स आर्मी पर्सन थे, लेकिन फिर हम लोगों ने उनसे डिफरेंट सोचा। देखिए, उस पीढ़ी को सही में ये आप देख लीजिए, दादाजी एक्स आर्मी मैन, पिताजी वही एक्स आर्मी मैन, इनको भी वही जाना चाहिए था, मगर ये विद्यालय ही एक ऐसा चीज दे दिया तो बीपीएससी क्लियर करके अधिकारी बन गए और बड़े लक्ष्य पे काम करते थे। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक उम्र के बाद। उन्होंने उसने कहा कि भाई सर, यूपीएससी टारगेट था हमारा, हम तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा भी बताया जाता है विद्यालय में कि बच्चे उस मानसिकता से निकले जहां पर सिपाही लेवल या फिर उससे क्लर्क लेवल की, जहां पर नौकरियां हमारे क्षेत्र के लोग ढूंढना पसंद करते हैं या जाना पसंद करते हैं, उससे ऊपर निकल करके अधिकारी या फिर उससे ऊपर मतलब बड़े पदों पे जाएं। यहाँ भी ये सब बताया जाता है क्या, या कुछ ऐसा गाइड किया जाता है? नहीं, देखिए, स्पेशली तो कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ हम अपने टीचरों के साथ जब भी मीटिंग में होते हैं तो बड़े फ्रेंडली माहौल में होते हैं। और उनको मैं बोलता हूँ कि देखिए भाई, सबसे पहले तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको रूटीन के तौर पे दी गई है, आप जाओ, पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से पढ़ाओ। अपना एक जो क्राइटेरिया बना हुआ है स्कूल में कि चैप्टर खत्म होने के बाद कैसे डिबेट करना है, कैसे क्लास टेस्ट लेना है, वो सब अपना करते हैं। लेकिन मैं उनको ये जरूर बताता हूँ कि आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हो, उन बच्चों में अपने बच्चों की तस्वीर देखने का कला आप अंदर विकसित कीजिए। आप वो आर्ट सीखिए कि ये सामने वाला जो बच्चा है, ये मेरा बच्चा है
और अब मैं अपने बच्चे के लिए किस तरह का डेयरिंग करूंगा, किस तरह का एक्सप्रेशन होगा मेरा, और किस तरह से मैं काम करूंगा, उसके साथ अटैच होइए। और चूंकि एक विद्यालय का ये तो काम होता ही है कि भाई विद्यालय में आ गया, फीस मिलता है, बाकी को दे के बाकी अपना उसका फिर आपको अ, अपना बाल बच्चा संस्कार परिवार भी फीस के आधार पे ही चलता है। तो एक तो ये होता है, दूसरी चीज ये होती है कि भाई आप विद्यालय का एक काम होता है कि समाज की कुरीतियों से, जो समाज में हमारा विकृति है, उससे उस बच्चों के माध्यम से उसको दूर करें। और समाज में कुरीतियों का स्तर ये हो गया है, मेरा मानना है, जो मैं देख रहा हूं, चूंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, कि ये कुरीतियां घर घर बैस गई, छोटी छोटी छोटे छोटे छोटे, और झूठ पे केयर ही नहीं है किसी का। बच्चे को ये करो मारो पीटो। अब उसको पीटने का मतलब होता है कि आप बदमाश बनने की ट्रेनिंग दे रहे हो, उसको हैबिचुअल बना रहे हो कि भाई उसको पनिश किया जाएगा तो वो बात सुनेगा, और फिर अगर वो पनिशमेंट टेक कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, तो फिर अपने मन का करेगा। तो ये छोटी छोटी अज्ञानता की वजह से जो गलतियां हो रही हैं परिवार में, जो भी बच्चे 269 बच्चों की मैं बात कर रहा था, कि उन बच्चों को मैंने जब देखा और फिर क्लासेस 30 तारीख से मैं अरेंज कर किया और एक एक बच्चे से जाके काउंसलिंग किया, तो मैं उन लोगों को बोला कि देखो, कुछ कमियां जो आपके परिवार से आ रही हैं, आप में आपके बड़ों से आ रही हैं, अनुभव करके, वो कमियां भी मैं आप लोगों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा, और उसके लिए कोई फीस मैं नहीं लूंगा आप लोगों से। क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन से आने वाले भी बच्चे हैं, 80 गांव के बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में। अब वो 80 गांव के बच्चे, जब 269 बच्चों का हमने सिलेक्शन किया एज पर क्लास टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर, तो फिर वो डिफरेंट किस गांव के होंगे पता नहीं। अब वो सारी गाड़ियां हमको दोबारा भेजनी पड़ रही है। ठीक है, चलाने वाला ड्राइवर का एक्सपेंडिचर, फ्यूल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया। जो हमारे बेस्ट हैंड हैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनको 1 घंटा एडिशनल हम ले रहे हैं कि भाई इनके बेसिक्स पे काम किया जाए। सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर तो क्लास के हिसाब से जाके पढ़ा देते हैं, इनका बेसिक ही वीक है, तो इनको तैयार करके धीरे धीरे एक एक करके क्लास में फिर भेजा जाए। तो अब ये लाइबिलिटीज तो स्कूल ने उठाया, गार्जियन से तो कोई क्लेम किया नहीं इसके लिए। तो अब पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है मीटिंग के लिए, आइए बैठिए, आप केवल सुनना और बैठना सिखा दीजिए। आप 5 मिनट समय दीजिए भाई। आप पहली घंटी से 7वीं घंटी तक टीचर आके क्या बोले ये पूछ लीजिए बच्चे से, एक नियति समय पर। इतना भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम रोज रोज एक ही चीज बच्चे से पूछेंगे, छोटे बच्चे से, पहली घंटी में टीचर आए तो उन्होंने क्या कहा, दूसरी घंटी में टीचर आए क्या कहा, तीसरी घंटी में क्या कहा, हो सकता है कि बच्चा 10 दिन 1 महीना नहीं बताए, लेकिन जिस दिन बताने लगेगा तो आप और हम निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका बच्चा टीचर को क्लास में सुनने लगा। नहीं, अब पढ़ो 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 करते हैं, उसको बैठने आता ही नहीं है, आप पढ़ो पढ़ो करते हैं। तो पहले तो बैठना सिखाना पड़ेगा कि कैसे बैठो भाई आप। तो कितना देर कंटिन्यू बैठ, 10th क्लास का बच्चा है, उसको 4 घंटा डायरी में लिखा हुआ है कि 4 घंटा घर में पढ़ना है, उसको आधा घंटा बैठने की कैपेसिटी लगातार एक जगह नहीं है। तो अब ये पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चीज है। ये कैसे होगा? पहले की हम लोग बात करें तो आप भी देखे होंगे किस तरह से जो पेरेंट्स थे, गार्जियन, वो क्या करते थे कि शाम जैसे ही होती थी अपने बच्चों को, अब तो लाइट की व्यवस्था हो गई है, लाइट कटता भी है तो बहुत सारे घरों में इन्वर्टर हो गए हैं, लाइट ये पता नहीं चलता है कब लाइट आई और कब लाइट गई। मगर पहले का जो दौर था, लालटेन के सामने बच्चे शाम को जरूर बैठते थे पढ़ने, भले दिन भर कहाँ है कहाँ नहीं, स्कूल से आते थे, उसके बाद 1 डेढ़ 2 घंटा खेलने, उसके बाद फिर शाम जैसे ही होती थी, अंधेरा जैसे ही होने लगा, घर में भी लोग बोलते थे कि भोजपुरी में ही, अरे ललटेन लेके पढ़े नहीं के बैठे थे। तो ये दौर खत्म हो गया है। बच्चे जो अपने खुद से पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स जानना नहीं चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ कर आए हैं, विद्यालय में उनको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। और इससे एक तरफ ये लग रहा है कि बच्चे जो हैं अपने गार्जियन से दूर भी हो रहे हैं। अगर नहीं कोई पूछेगा कि हाँ क्या तुमको पढ़ाया गया है या क्या आपको पढ़ाया गया है, क्या कैसा विद्यालय में आपके साथ ट्रीट होता है, क्या होता है, तो ये होता है ना कि वो अपना पढ़ रहे हैं, वो अपना पढ़ रहे हैं, वो उतना अपने काम में लगे हुए हैं। तो इसको लेकर के क्या ऐसा किया जाए? क्या विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग जब होती है तो उस समय ये बातें पेरेंट्स से बताई जाती है कि एक बार कम से कम अपने बच्चे से बैठ करके तो पूछ लिया करिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए पेरेंटिंग सिखाना होगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो उसमें पेरेंट्स को आपको ट्रेन करना होगा।
पेरेंट को ये समझाना होगा कि देखिए संस्था है तो उसका एक नियम है, हमारा देश चल रहा है तो एक संविधान के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ कानून है। एक परिवार भी एक छोटा यूनिट है, एक संस्था है। अब उस संस्था के परिवार में भी सारे मेंबर को बैठा के और सारे मेंबर की एग्रीमेंट से एग्री करके और एक कानून बनाना चाहिए कि 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा खेलना है, आधा घंटा मोबाइल लेना है। संडे के दिन आप आउटसाइडर बाहर की चीज आपको खाने को मिलेगा, कोई समोसा, जो भी पिज्जा, बर्गर, जो भी आपको खाना है, वो ये छोटी छोटी चीजें। इतने बजे आपको बैठना है पढ़ने के लिए, इतने बजे सुबह उठना है, ये पहले के लोग करते थे। अब ये चीज कानून बना के सारे लोगों को, आप देखेंगे कि अगर ये कानून बड़े पालन करना शुरू कर दें घर में, तो छोटे निश्चय ही करेंगे, क्योंकि बच्चे बताने से नहीं सीखते हैं, वो देख के सीखते हैं। उस दौर को आप याद करते हैं कि जब स्कूल स्टार्ट किए थे, कैसे आप एडमिशन करने मतलब हर दरवाजे पे जाते थे, वहां पर लोगों से क्या कहते थे और कैसे उनको कन्विंस करते थे कि नहीं सरकारी स्कूल से बेहतर प्राइवेट स्कूल है? मैं एक साल 2000 मैं बताया कि 2001 में जब शुरू किया, तो बस उसी साल 40 बच्चों के साथ मैंने पढ़ाई शुरू। और यहाँ जहाँ बैठे हैं आप, ये नीचे फर्श नहीं बना हुआ था, विंडो जंगला कुछ नहीं था, तो 40 बच्चों से पढ़ाई शुरू की। तो उसमें 20 बच्चे और 20 बच्चों का 2 क्लास हमने बांट दिया। तो उसमें क्या हुआ कि अब डिफरेंट डिफरेंट क्लास के बच्चे थे, तो नर्सरी KG 1 एक क्लास, 2, 3, 4 एक क्लास। ठीक है, कितने टीचर थे उस समय? 2 ही थे हम लोग। हमारे एक दोस्त थे, आप ही का नाम है कृष्णानंद पांडे जी, वो थे। 2 दिन आए थे बेचारे। चूंकि मेरा तो ये लक्ष्य था कि इस स्कूल को किसी तरह खड़ा करना पड़ेगा, सब कुछ लग गया था। नहीं, एक बार चल के बंद हो गया था। सब कुछ करने के बाद बहुत तरह का सामाजिक और हर तरह का दबाव था, परिवार से भी, परिवार में भी दोषी हो रहे थे, समाज में भी दोषी हो गए थे। हुआ था तो बहुत सारे ताने तो भी सुनने को हाँ, वो चले थे स्कूल चलाने। कल्पना मत कीजिए कि घर से निकलना। मैं जिंदगी में कई बार ऐसा स्टेज भी आया जब रोड पे चलता था तो लोग ये बोल देते कि भाई चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो, इस तरह का भी कमेंट कर देते थे। तो फिर मेरे को लगा कि भाई क्यों मरे, जिंदगी मिला है तो मरेंगे क्यों, जिएंगे करेंगे। तो मेरे को याद है कि वो इसलिए पूरे डेडिकेशन के साथ मैं काम करना शुरू किया उन बच्चों पे। और वो 40 बच्चों को हमने पूरे साल में, आज भी उसमें से जो पहला लड़का था वो आज मेरा ड्राइवर है, और उसका परिवार का बैकग्राउंड था, लेकिन वो ड्राइवर है और क्लास 4 तक ही 2 साल ही हमारे पास पढ़ा केवल। उसके बाद उसके गार्जियन, उसको वातावरण नहीं था, कमाना जरूरी था उसके लिए, तो उस माहौल में वो चला गया। तो आज वो ड्राइवर है, लेकिन 2 साल ही पढ़ा है। लेकिन आप उसके उम्र के जितने भी लड़कों से मिलिएगा तो उससे वो जो थोड़ा डिफरेंट है, हमारे साथ ही है आज भी। मैं बोला तेरे को नहीं पढ़ा पाया तेरे गार्जियन के चलते, लेकिन तेरे बेटों को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ। बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, उसका बच्चा अभी एक पढ़ने लायक हुआ है। अगले साल में उसका नामांकन पढ़ाइएगा? उसको प्रॉमिस किया हूँ कि मैं इसका नामांकन करके पढ़ाऊंगा। तो अब वो 40 बच्चे जहां भी हैं, आज भी जहां भी हैं, कोई सूरत में काम कर रहा है, सब उस लेवल के जिनको रोज कमाना रोज खाना था, उसी घर के बच्चे मिले थे। हम तो फेलियर थे मार्केट के। तो फिर जब वो 40 बच्चों पे काम हुआ तो मैं बाजार में निकला एडमिशन के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए। मैं स्कूल के विषय में बताना शुरू किया। मैं ब्रीफ केस में लेता था, स्कूल का पोस्टर ले लिया था, दोपहर का खाना ले लेता था उसमें, और हम लोग निकल जाते थे। आपके दरवाजे पे जैसे पोस्टर चिपकाया खुद से, और फिर आपका दरवाजा खटखटा के आपको स्कूल के विषय में बताना शुरू किया। ऐसा है, आप अपना भेजिए और हमारा ये है, वैसे है, वैसे है। फिर 2003 में बरिसवन गांव से ही मेरा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, पहली बार। और वो गाड़ी जो बहुत बुरी स्थिति में थी, और मैंने गाड़ी के जो ऑनर थे उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए तिवारी जी, मेरी गाड़ी पड़ी है, आप ले जाके इसको बनवा के अगर चलवा सकते हैं तो चलवा लीजिए। तो हमको याद है कि ट्रैक्टर से टोचन करके उनकी गाड़ी में गैरेज में मंगवाया था, और मैं उस पर सारा उसका मिस्त्री से एस्टिमेट करके रात को बैठ के बनवाया था अपने से, और फिर उस गाड़ी को से हमारी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई। तो ये सारा चीज करना पड़ा था। आता था स्कूल में, मिट्टी थी बच्चों का, भाई गंदा नहीं हो तो पानी डाल के और झाड़ू उड़ू मार के बेंच उन साफ करके, सारा कुछ किए हैं। जिस समय घंटी मार के और फिर उसको इधर भेजते थे, और हम घंटी भी मारे? हाँ, घंटी भी, सारा काम किए हैं कुछ। तो हर चीज का प्रैक्टिकल। दिन को याद करके कैसा लगता है?
वो सिखाता हूं, मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि वो दिन ही मेरा मेरा जिंदगी का सबसे गोल्डन टाइम था, जब मेरे को जिंदगी के प्रत्येक कदम पे सीखने को मिला और मुझको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया कि आज जो भी हमारे पास जो भी है वो उस दिन का मेहनत और ईमानदारी से सोच के काम करने का ही नतीजा है। तो देखिए कैसे स्कूल की शुरुआत किए थे और क्या सोचकर किए थे, ये सारा कुछ हम लोग बात कर रहे थे। और अभी 2 उपलब्धि इस विद्यालय की मैं आपको बता देता हूँ, ज्ञान स्थली। और ये सबसे पुराना विद्यालय है। ये शाहपुर क्षेत्र की हम लोग बात करें तो इससे पुराना विद्यालय कोई नहीं है। जो भी है उसके बाद ही विद्यालय शुरू हुए हैं। मगर जो प्राइवेट विद्यालय की लोग बात करते हैं, सीबीएसई पैटर्न की बात करते हैं, तो यही विद्यालय है ज्ञान स्थली। और 1995 में इनके दिमाग में आइडिया आया। 1997 में विद्यालय एक बार शुरू हो चुका था, फिर कुछ दिन बाद विद्यालय बंद हो गया। विद्यालय बंद होने के बाद फिर 2001 में जो शुरुआत हुई, उस दिन से लेकर के आज तक विद्यालय कंटिन्यू चल ही रहा है। और लगातार आप देखिएगा कि यहाँ से बच्चे अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स नेवी की बात करें या फिर जिस भी फील्ड में, गवर्नमेंट सर्विस की बात कर लें, हर फील्ड में। अभी तो बहुत बड़ी 2 उपलब्धियां आई हैं कि जो यहाँ के 8 टीचर जो यहीं पे सेवा दे रहे थे, और कुछ तो ऐसे टीचर हैं कि जो विद्यालय शुरू हुआ था तब से यहीं पे थे, उनकी नौकरी हो गई है। बिहार सरकार में अब सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवा देंगे। और एक इसी विद्यालय से पढ़े हुए परिसवन के कोई छात्र हैं, वो अधिकारी बन चुके हैं और खुद वो इनको मैसेज करके बताएं कि मैं इसी विद्यालय का था और आज अधिकारी बन गया हूं और इसी विद्यालय की देन है। तो यही है, कहते हैं ना कि शिक्षा जिसके पास होती है ना वो भूखे नहीं मरता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, ऐसा धन है जो जिसके पास है उसी के पास, तो कोई उससे छीन और झपट नहीं ले सकता कि नहीं हम इसको छीन लेंगे। जैसे हमारे पास 1000 रुपया है तो कोई मार्केट में चल रहा हो तो कोई छीन सकता है, कोई सामान में लेकर मार्केट में निकला हूं तो कोई छीन सकता है। मगर शिक्षा ऐसी चीज है कि कोई नहीं छीन सकता है। इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ है इस शिक्षा को छीन ले किसी से। शिक्षा उसी के काम आती है। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं या जो भी लोग होते हैं, शिक्षा बांटते हैं। जैसे पहले आप सुने होंगे किस तरह से कहाँ पढ़ाया जाता है, अब थोड़ा तो सब चेंज हो चुका है। अभी भी आप देखिएगा, कहीं भी जाइएगा तो हर जगह ये देखा जाता है कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, कहीं भी आप जाइए। नहीं तो यही मैं कहना चाहता था आपसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, लैब, लाइब्रेरी, मैं दावा कर सकता हूं कि हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्कूल के पास उतनी किताबें नहीं है जितनी किताबें हमारे लाइब्रेरी में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लैब का जो अरेंजमेंट है हमारे यहाँ, हमारी जो फैकल्टीज हैं, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं कि कोई भी गार्जियन जिनके भी बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं भी पढ़ते हैं, वो आके, मैं आमंत्रित करता हूं सारे लोगों को कि आके जो जिस सब्जेक्ट को हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते हैं उनका आके वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। और कितने बच्चों के कितनी सुविधा में हम लोग किस मिनिमम फीस के साथ आज भी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि सेवा का भाव है, अपना काम चलता है तो बच्चों के साथ मिल के, बच्चों के परिवार को ध्यान में रख के, और एक एक बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर जान, कच्चा का मकान है कि पक्का का मकान है, एक बच्चा पढ़ता है तो उसका पूरा आप समझ लीजिए कि उसके साथ जुड़ के, मिल के हम लोग साथ में और इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। और एक दौर भी ये भी था जब एक गार्जियन आके, मैं बीच में कुछ दिन 5 साल लगभग मेरा थोड़ा गैप रहा, 2-4-6 महीना आना जाना होता था अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं अब रेगुलर यहाँ हूँ और मैं यहीं रह रहा हूँ और डे टू डे एक्टिविटीज के साथ, रूटीन के साथ, असेंबली से लेके छुट्टी तक, और छुट्टी तक नहीं, बच्चों की वो जो स्पेशल क्लास है उसकी छुट्टी तक, उसके बाद फिर अपने प्रिंसिपल और जो मेन हैंड्स एंड डिपार्टमेंट्स के उनके साथ बैठ के फिर प्लानिंग करके कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे और इसको अच्छा किया जाए। तो इसके लिए हम लोग रोज कर रहे हैं। और पेरेंट्स को मेरा ये निमंत्रण भी होगा आपके माध्यम से, जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं, वो आके विद्यालय में किसी भी सब्जेक्ट के टीचर का इंटरव्यू कर सकते हैं कि किस लेवल के टीचर को चूंकि एक टीचर को आपको हायर तो करना है, सैलरी तो देना ही है, लेकिन आप टीचर को, चूंकि बड़े इगोइस्ट कास्ट होते हैं, तुरंत किसी बात पे नाराज हो जाते हैं, तो आपको किस तरह से उनको मैनेज करना होता है, किस तरह से डे टू डे एक्टिविटी में, बहुत सारे लोग हैं जो 24/7 यही कैंपस में रहते हैं, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट, रहने का अरेंजमेंट, घूमने का अरेंजमेंट, सारा चीज देखना होता है। तो वो उस फैकल्टी को शहर से आए हुए लोग हैं, देहात में रखना है,
आपके बच्चे के लिए, आप बच्चे के साथ कैसे प्रॉपरली बिहेव करें, ये सब चीजें स्कूल के साथ थोड़ा जुड़ाव रख के, बच्चों के साथ जुड़ाव रख के अगर चलते हैं तो आप 100 में 100% वसूली पा सकते हैं। अगर ऐसा भी मान लिया जाए कि जो आप फीस देते हैं उसकी 100% वसूली तो कम से कम आपका लेना ड्यूटी बनता है, और हम देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा लेने के लिए तैयार हो जाइए, तो हमें देने में बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में इंसान का जन्म केवल देने के लिए होता है, लेना तो उसको अपने आवश्यकता के अनुसार होता है कि मेरी जितनी आवश्यकता है भाई मुझको मिल गया, उसके बाद जो भी है वो देना है। तो बहुत बड़ी बात बोले कि यहाँ पर जिसका भी जन्म हुआ है देने के लिए हुआ है, लेना आवश्यकता अनुसार है कि जितनी आवश्यकता है ऊपर वाले दे ही देते हैं। और आप एक बार जरूर इस स्कूल में विजिट करिए, और ये खुद कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हमें इस टीचर से इंटरव्यू कर लें कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ सकता है, यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है, उसके बाद ही अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन कराएं। और पहले एक बार आए, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आए, और जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी एक बार आकर के स्कूल में विजिट कर ले, और यहाँ की क्या विधि व्यवस्था है, यहाँ पर क्या सुविधाएं दी जा रही है, आकर चेक कर लें। उसके बाद एडमिशन कराना और न कराना तो उनकी मर्जी है, मगर एक बार विजिट करने जरूर इस विद्यालय में आइए, ताकि आपको पता चले कि शाहपुर विधानसभा में एक ऐसा विद्यालय चल रहा है। शाहपुर विधानसभा के आसपास जितने भी और गांव है, जैसे आप बड़हरा विधानसभा भी बहुत दूर नहीं है सटा हुआ, या जगदीशपुर विधानसभा भी बहुत दूर नहीं है, या ब्रह्मपुर विधानसभा की हम लोग बात करें वो भी दूर नहीं है। ये 3-4 विधानसभा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक बार यहाँ के आप लोग आकर एक बार देख लें, यहाँ विजिट करें, और आपको लग रहा है कि हाँ ये विद्यालय बेहतर है, तो जरूर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। चूंकि बच्चा आपके परिवार का फ्यूचर होता है, और जो ही बच्चा विद्यालय में आया तो उस विद्यालय ने बच्चे पे क्या काम किया, इसके आधार पे उस विद्यालय का फ्यूचर भी निर्धारित होता है। तो कैसे फ्यूचर निर्धारित होता है, बच्चों का फ्यूचर कैसे निर्धारित होता है, और विद्यालय का कैसे फ्यूचर निर्धारित होता है, ये सारा कुछ बता रहे थे। चलिए, जो भी अपडेट होगा इस विद्यालय से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है, कौन कौन से कार्यक्रम कराए जाते हैं जिससे बच्चों में विकास हो, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस चैनल पे दिखाऊंगा। नमस्कार।